एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एस्टीमेट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ एस्टीमेट्स को समझा था कि कितने प्रकार के हमारे एस्टीमेट्स होते हैं, मतलब कि प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के कितने टाइप के तरीके हमारे हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी जो हमारा एस्टीमेट था, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट बोला था, उसको हमने डिटेल में समझा था। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट मतलब कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड टाइप ऑफ एस्टीमेट को डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्लियर? अब जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट अपन यहां करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? बिल्डिंग के लिए करने वाले हैं। क्लियर? तो एक बिल्डिंग के लिए प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को हम पीए एस्टीमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीए एस्टीमेट भी बोलते हैं। अब जो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, इसको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बेसिस पर अपने को क्या करना है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को प्रिपेयर करना है। क्लियर? अब कैसे प्रिपेयर होगा? तो एक बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। प्लिंथ एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो प्लिंथ एरिया का जो रेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहां पर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हमें एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहां पे मिल जाएगी। क्लियर? मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि भाई प्लिंथ एरिया एस्टीमेट जो हमारा है या फिर जो हमारा पीए एस्टीमेट है, ये भी हमें एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही देता है। क्या देता है? ये भी हमें एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। ये मैंने अभी आपको बताया कि प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे अपने को क्या करना है? पीए एस्टीमेट को प्रिपेयर करना है। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बाय फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया, हमें सबसे पहले क्या करना है? प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करना है। किसका? बिल्डिंग का। और जो हमारा प्लिंथ एरिया रेट है उससे अपने को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे क्वेश्चन आता है हमारा कि ये जो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? इसको क्या करना है? फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्लोर लेवल की अगर मैं बात करूं, किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर लेवल की अगर मैं बात करूं, तो एक्सटर्नल थिकनेस जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उसकी थिकनेस को भी अगर मैं एरिया में इंक्लूड कर लेता हूं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया कहलाता है। क्लियर? तो प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है। तो यहां पे देखना कि प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द कवर्ड एरिया व्हाइल टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल पे बिल्डिंग की एक्सटर्नल डायमेंशंस को भी कंसीडर किया जा रहा है। किसके अंदर? प्लिंथ एरिया के अंदर। ठीक है? तो ये हमारा प्लिंथ एरिया हो गया। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना कि जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है, इस प्लिंथ एरिया के अंदर कोर्टयार्ड एरिया या फिर अदर ओपन एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि व्हाट इज कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड एरिया हमारा क्या कहलाता है? तो मतलब ऐसा एरिया जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है लेकिन उस एरिया के ऊपर छत नहीं है, ओपन है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे घर में जो आंगन बना हुआ होता है, क्लियर, वो हमारा कोर्टयार्ड एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्टयार्ड एरिया कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रवचन वगैरह होते हैं तो चारों तरफ से कवर्ड बाउंड्री रहती है। क्लियर? वॉल्स वगैरह खड़ी होती हैं, ऊपर ओपन रहता है। क्लियर? तो वो भी आपका एक कोर्टयार्ड एरिया कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर और अदर टाइप का ओपन स्पेस भी है, ओपन एरिया है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो हमारा कोर्टयार्ड एरिया है या फिर अदर ओपन एरिया है शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है? कोर्टयार्ड का मतलब यहां पे मैंने हिंदी में लिख दिया है, चारों ओर दीवारों से घिरी बिना छत की खुली जगह। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड बोलते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर?
अब नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि हम कर रहे हैं पीए एस्टीमेट। तो पीए एस्टीमेट कैसे होगा, तो एक बिल्डिंग की अगर मुझे क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट जो हमारा होता है ये भी मुझे क्या प्रोवाइड कराता है, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को प्रोवाइड कराता है। क्लियर। तो अब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो एक बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं और उस बिल्डिंग का, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो उस बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया है, क्या है, प्लिंथ एरिया है, दैट इज 100 स्क्वायर मीटर। क्या है प्लिंथ एरिया, 100 स्क्वायर मीटर है। और पर स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है वो है हमारा 900, मतलब प्लिंथ एरिया रेट कितना है अपना, 900 है। प्लिंथ एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है। क्लियर। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज कैलकुलेटेड, जो हमारा प्लिंथ एरिया है इसमें प्लिंथ एरिया रेट का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे 100 इंटू 900 हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। क्लियर। तो 90,000 रुपए यहां पे आपका निकल के आ गया है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऐसी बिल्डिंग का जिसका प्लिंथ एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें हमने प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तो एक सिंगल बिल्डिंग की बात हो गई है। अगर मैं बोलूं कि स्टोरीड बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं जिसमें बहुत सारी फ्लोर्स हैं। क्लियर। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करना है, पीए एस्टीमेट करना है। क्लियर। तो हम जब भी बात करेंगे स्टोरी बिल्डिंग की तो उसमें ईच स्टोरी का जो प्लिंथ एरिया आप कैलकुलेट करोगे वो सेपरेटली करोगे। क्लियर। तो अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना इसको कि फॉर स्टोरीड बिल्डिंग पीए एस्टीमेट प्रिपेयर ईच स्टोरी सेपरेटली। क्लियर। मतलब प्लिंथ एरिया एस्टीमेट जो अपने को यहां पर प्रिपेयर करना है, ईच स्टोरी का आप क्या करोगे, सेपरेटली प्रिपेयर करोगे। तो ये हमारा पीए एस्टीमेट हो गया है। नेक्स्ट टाइप अपन डिस्कस करते हैं अब क्यूब रेट मेथड। तो नेक्स्ट टाइप हमारा है एस्टीमेट का क्यूब रेट एस्टीमेट। ठीक है। क्यूब रेट एस्टीमेट जो हमारा होता है इसी को हम क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट भी बोलते हैं। अब क्यूब रेट एस्टीमेट जो हमारा होता है या फिर क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट जो हमारा होता है ये भी हमारा क्या होता है, प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है। मतलब इस एस्टीमेट के द्वारा भी हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को ही क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि क्यूब रेट एस्टीमेट इज अ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। मतलब ये भी हमारा क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बोलते हैं। अब क्यूब रेट एस्टीमेट की मैं बात करूं तो क्यूब रेट एस्टीमेट आप जो करने वाले हो ये किसके लिए करने वाले हो, फॉर बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, फॉर बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इस बिल्डिंग का जो क्यूबिक कंटेंट होगा, क्लियर, क्या होगा, जो क्यूबिक कंटेंट होगा उस क्यूबिक कंटेंट के बेसिस पर हम क्यूब रेट एस्टीमेट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। तो प्रिपेयर्ड ऑन द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर। बिल्डिंग के क्यूबिकल कंटेंट पर बेस्ड अपन इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे क्यूबिकल कंटेंट होता क्या है। क्यूबिकल कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं सीधी बात किसकी करूंगा, वॉल्यूम की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, वॉल्यूम की बात करूंगा। और मुझे वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास लेंथ होना चाहिए। क्लियर। क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई हम विड्थ का कर देंगे, क्लियर, और हाइट का कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया और इसी वॉल्यूम को हम क्यूबिकल कंटेंट बोलते हैं। क्लियर। तो क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग, इसके बेसिस पर हमें इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्यूबिकल कंटेंट आपको फाइंड करना है। क्लियर। मैंने बता दिया आपको क्यूबिकल कंटेंट मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया और जो हमारा क्यूब रेट रहेगा उस क्यूब रेट से अपने को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट यहां पे निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, वो आपका प्रिपेयर कर देगी क्या, क्यूब रेट एस्टीमेट को। क्लियर। तो देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने कि दिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द
क्यूबिकल कंटेंट। क्लियर, क्यूबिकल कंटेंट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर, मतलब वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है किसका? किसी बिल्डिंग का, एंड मल्टीप्लाई आपको कर देना है किससे? उसके क्यूब रेट से। क्यूब रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये क्यूब रेट एस्टिमेट क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, अब एक चीज आपको यहां पे याद रखना है कि जो क्यूब रेट एस्टिमेट आपका होता है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू पीए एस्टिमेट। पीए एस्टिमेट मतलब कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्लियर, तो क्यूब रेट एस्टिमेट इज मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू पीए एस्टिमेट। क्लियर, पीए एस्टिमेट मैंने शॉर्ट में यहां पे लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्या बोलते हैं इसको? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बोलते हैं। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के कंपैरिजन में हमारा जो क्यूब रेट एस्टिमेट होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्लियर, अब यहां पे क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है कि लेंथ को हम कैसे लेंगे, विड्थ को हम कैसे लेंगे और हाइट को हम कैसे लेंगे। क्लियर, क्योंकि मुझे तो एक अप्रोक्सीमेट यहां पे कॉस्ट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो, लेंथ जो हमारी होगी और जो हमारी विड्थ होगी, क्लियर, इसको अपन कैसे लेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की जो एक्सटर्नल डायमेंशंस होंगी, क्या होंगी? इस बिल्डिंग की जो एक्सटर्नल डायमेंशंस होंगी उसके बेसिस पे आपको ले लेना है। क्लियर, कहां पे? एट द फ्लोर लेवल। ये चीज याद रखना है। क्लियर, फ्लोर लेवल पे जो हमारी वॉल की मतलब जो बिल्डिंग की एक्सटर्नल डायमेंशंस होंगी वो मुझे क्या दे देंगी? मुझे लेंथ दे देंगी, मुझे विड्थ दे देंगी। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट का, कि हाइट हम कैसे लेंगे। क्लियर, तो एक यहां देखो कि हाइट आपको कैसे लेना, तो हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम द फ्लोर लेवल। क्लियर, कहां से? फ्लोर लेवल से कहां तक? टॉप ऑफ द रूफ। क्लियर, फ्लोर लेवल से टॉप ऑफ द रूफ आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। इसके बेसिस पर आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे, मतलब क्यूबिकल कंटेंट को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर, अब देखो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारी जो रूफ है वो स्लोपिंग रूफ है। क्लियर, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये हमारी जो रूफ है वो कैसी है? इस टाइप से स्लोपिंग रूफ की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर, रूफ कैसी है? स्लोपिंग रूफ है। तो स्लोपिंग रूफ में मैं क्या बोलूंगा कि हाइट जो आपकी होगी हाफ वे ऑफ द स्लोप्ड रूफ। जो स्लोप्ड रूफ होगा उसके हाफ वे तक आपको कंसीडर करना है। कहां तक करना है? हाफ वे तक आपको कंसीडर करना है। क्लियर, तो जैसे ये स्लोप्ड रूफ है, फॉर एग्जांपल इसका हाफ ये आया है, तो ये आप हाइट यहां पे कंसीडर कर लोगे। क्लियर, ये आपकी क्या हो जाएगी? स्लोप्ड रूफ के लिए हाइट हो जाएगी। क्लियर, तो ये आपका हाइट निकल आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो कैसी है? स्टोरीड बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? स्टोरीड बिल्डिंग है। तो स्टोरीड बिल्डिंग में आप हाइट कैसे लोगे? क्लियर, तो आप कैसे लोगे यहां पे हाइट? तो हाइट शुड बी टेकन बिटवीन, किसके बीच में लेना है? द फ्लोर लेवल ऑफ वन स्टोरी टू टॉप ऑफ द नेक्स्ट हायर फ्लोर। जो आपकी ऊपर अब जो फ्लोर आएगी उसके बीच की जो रहेगी आपकी, वो आपकी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। किसके लिए? स्टोरीड बिल्डिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि लेंथ कैसे लेना है, विड्थ कैसे लेना है, हाइट कैसे लेना है, और उसके बेसिस पर क्यूबिकल कंटेंट को फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, और क्यूब रेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्यूब रेट एस्टिमेट प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर, अब एक चीज यहां पे देखना कि जो हाइट की अपन यहां पे बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि फाउंडेशन हुआ, प्लिंथ हुआ हमारा, या फिर पैरापेट वॉल जो आप बनाते हो एबव रूफ आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। क्लियर, तो हाइट की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो आपको फाउंडेशन हुआ, प्लिंथ लेवल हुआ आपका, या फिर रूफ के ऊपर जो पैरापेट वॉल आप बनाते हो उसको कंसीडर नहीं करना है, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यूब रेट एस्टिमेट हमारा कैसे प्रिपेयर होगा। अगर मैं बोलूं कि हमारी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो क्यूबिक कंटेंट है, जो उसका वॉल्यूम है, वो कितना है वॉल्यूम आपका? वो वॉल्यूम है आपका 400 क्यूबिक मीटर। कितना है वॉल्यूम आपका? 400 क्यूबिक मीटर है। और पर क्यूबिक मीटर जो रेट आपका है क्यूब रेट, वो कितना है? 180 रुपीज है। कितना है? 180 रुपीज है। तो यहां पे अपन ने पढ़ा था कि दिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड मल्टीप्लाइड इट बाय क्यूब रेट। तो क्यूबिकल कंटेंट हमारा 400 क्यूबिक मीटर है इस बिल्डिंग का, और क्यूब रेट 180 है, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, 400 इंटू 180, तो हमारा जो यहां पे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आया है वो निकल के आया है 72,000। क्लियर, 72,000 रुपए यहां पे आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आया है 400 क्यूबिक मीटर क्यूबिक कंटेंट वाली बिल्डिंग का। क्लियर, तो ये हमारा क्यूब रेट एस्टिमेट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप का एस्टिमेट समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एस्टिमेट है वो है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। क्लियर, तो अब अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड
एस्टीमेट की अगर मैं बात करूं तो आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस एस्टीमेट को अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो अपने को अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब समझते हैं कि इस एस्टीमेट में या फिर इस मेथड के अंदर हम कैसे प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, कैसे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको किसमें फाइंड आउट करना है, रनिंग मीटर में फाइंड आउट करना है। किसमें फाइंड आउट करना है, रनिंग मीटर में फाइंड आउट करना है। और क्या बोला इन्होंने, एंड दिस टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल। जो रनिंग मीटर ऑफ वॉल का हमारा रेट है उससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है, किसको, टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, फेयरली एक्यूरेट कॉस्ट मिलेगा। अभी तक अपन ने जैसे कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट किया था। क्लियर? उसके बाद हमने प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पढ़ा, देन उसके बाद हमने क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट पढ़ा। क्लियर? तो इन्होंने अपने को क्या दिया, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट दी। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट हमारा है ये फेयरली एक्यूरेट कॉस्ट अपने को देता है। क्लियर? मतलब लगभग की अगर मैं बात करूं तो लगभग एक्यूरेट कॉस्ट ये अपने को क्या कर देता है, दे देता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड के अंदर हम जो हमारी रनिंग मीटर में हमें लेंथ ऑफ वॉल को फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है वो कि अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल आपको फाइंड आउट करना है रनिंग मीटर में, और जो पर रनिंग मीटर आपका जो रेट आ रहा है वॉल का उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फेयरली आपको एक्यूरेट क्या दे देगा, कॉस्ट आपको दे देगा। आप देखो इस मेथड के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला इन्होंने पार्ट बोला है कि फाउंडेशन है, क्लियर, जिसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, प्लिंथ को इंक्लूड कर दिया है। वो दूसरा हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो फॉर दिस मेथड स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ एंड सेकंड इज सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं कि भाई अब फाउंडेशन आ गया है प्लिंथ को इंक्लूड करके और सुपर स्ट्रक्चर आपका आ गया है। क्लियर? तो अब हम कैसे यहां पे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? क्या करना था, फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल अपने को फाइंड आउट यहां पे करना है। क्लियर? और इस मेथड में अपन ने स्ट्रक्चर को दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया है। तो अब रनिंग मीटर कॉस्ट की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रनिंग मीटर कॉस्ट की बात करते हैं। किसके लिए, फाउंडेशन की अपन बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसकी बात कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं। मतलब इसकी मुझे रनिंग मीटर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो रनिंग मीटर कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। क्लियर? रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। मतलब फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा है इसकी सबसे पहले अपने को रनिंग मीटर कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, एंड दीज रनिंग मीटर रेट जो आपका आया है शुड बी मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ ऑफ वॉल। यही अपन ने यहां पे देखा था कि देखो अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल अपने को निकालना है, और रनिंग मीटर में फिर टोटल लेंथ जो हमारी आएगी उसको रेट पर रनिंग मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फाउंडेशन इंक्लूडिंग विद प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर की रनिंग मीटर कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टोटल लेंथ ऑफ वॉल से। तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब एक एक्यूरेट कॉस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पे है कि सर ये रनिंग मीटर कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो रनिंग मीटर कॉस्ट अपने को निकालना है। तो ये है रनिंग मीटर कॉस्ट या रनिंग मीटर रेट आपको निकालना है सबसे पहले फाउंडेशन का। तो आप नाम से यहां समझो, नाम क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है भाई, क्वांटिटी निकालना है। किसकी निकालना है, जो आप यहां पे आइटम ऑफ वर्क आप कर रहे होगे। जैसे देखना, अगर मैं बोलूं कि भाई फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज निकालना है ऑफ आइटम्स। आइटम्स जैसे कि फाउंडेशन के लिए हम एक्सकेवेशन करेंगे, फाउंडेशन का निर्माण करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे प्लिंथ लेवल तक, हम डैम्प प्रूफ कोर्स भी करेंगे, डीपीसी भी करेंगे। तो इन
आइटम्स ऑफ वर्क के लिए अपन बात कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे पर रनिंग मीटर में। पर रनिंग मीटर में अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी हमने इन आइटम्स की निकाल ली है और इन आइटम्स के जो प्राइस होंगे, क्लियर, एक्सकेवेशन का जो भी प्राइस होगा, फाउंडेशन का जो भी प्राइस होगा, ब्रिक वर्क का जो भी प्राइस होगा, क्लियर, डीपीसी का जो भी प्राइस होगा, तो उस आइटम्स के प्राइस से हम उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल जो यहां पे कॉस्ट निकल के आएगी वो मुझे फाउंडेशन की रनिंग मीटर में क्या मिल के आ जाएगी, क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगा कि रनिंग मीटर में फाउंडेशन का रेट ही आ रहा है। सिमिलरली आप सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आप रनिंग मीटर में यहां पे कैलकुलेट कर लो आइटम्स की बेसिस पे, जैसे कि आपको ब्रिक वर्क करना है, आपको वुड वर्क करना है, आपको छत डालना है, फ्लोर की फिनिशिंग करना है और भी बहुत सारे काम है, जैसे प्लास्टरिंग आपको करना है, क्लियर, तो वो फ्लोर फिनिशिंग और ये सारी चीजें इंक्लूड अपन ने कर ली, तो उनके जो भी प्राइस होंगे उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, हम यहां पे इसका रेट निकाल लेंगे, क्लियर, हम इसका क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे। और भाई हम टोटल लेंथ ऑफ बॉल तो पहले ही रनिंग मीटर में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब अपने को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट का यूज कर रहा हूं, तो फॉर दिस मेथड द प्लान और लाइन प्लान ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का जो प्लान होता है या फिर स्ट्रक्चर का लाइन प्लान जो होता है वो अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। अगर लाइन प्लान अवेलेबल नहीं है आपके पास या उस स्ट्रक्चर का प्लान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पे कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, क्लियर, कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान और लाइन प्लान होना चाहिए अवेलेबल, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड का यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ अपन एस्टीमेट को देखते हैं अब। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टीमेट हमारा है डिटेल्ड एस्टीमेट, और डिटेल्ड एस्टीमेट को हम आइटम रेट एस्टीमेट भी बोलते हैं, क्लियर। ये जब अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप ऑफ एस्टीमेट, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि डिटेल्ड एस्टीमेट हमारा क्या कहलाता है, आइटम रेट एस्टीमेट भी कहलाता है, क्लियर। अब देखो आइटम रेट एस्टीमेट की यहां पे बात करें तो आइटम रेट एस्टीमेट हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि जो हमारा होल वर्क होता है उसको हम आइटम ऑफ वर्क में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पे एस्टीमेट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपके सब इंजीनियर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब बहुत बार पूछा गया है कि भाई मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट आपका कौन सा होता है, क्लियर। बहुत सारे टाइप से हमने एस्टीमेट्स को पढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका कौन सा एस्टीमेट होता है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो डिटेल्ड एस्टीमेट और या फिर आइटम रेट एस्टीमेट होता है ये मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट आपका होता है, क्लियर। अब होता क्या है इसके अंदर, तो वो देखते हैं अपन। देखना यहां पे डिटेल्ड एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट, ये चीज आपको याद रखना है कि ये कैसा है, आपका एक्यूरेट एस्टीमेट है, और साथ ही साथ आप तो ऐसा याद रखना है इसको कि ये मोस्ट एक्यूरेट आपका क्या है, एस्टीमेट है, क्लियर। एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड वर्किंग द कॉस्ट, क्लियर। ये मैंने आपको अभी बताया है कि भाई जो डिटेल्ड एस्टीमेट हम प्रिपेयर करते हैं वो किसके बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पे। मतलब जो हमारा होल वर्क होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो उसको हम सब वर्क में डिवाइड कर देंगे, मतलब आइटम ऑफ वर्क में डिवाइड कर देंगे। एक्सकेवेशन वाला पार्ट हमने अलग कर दिया, फाउंडेशन वाला अलग कर दिया, ब्रिक वर्क अलग कर दिया, तो होल वर्क को हमने सब वर्क में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसी को हम आइटम ऑफ वर्क बोल रहे हैं, क्लियर। तो आइटम ऑफ वर्क आपको यहां पे करना है, क्लियर, मतलब ईच आइटम ऑफ वर्क की आपको क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना है और उसकी कॉस्ट को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे क्वांटिटीज को फाइंड आउट, क्वांटिटीज को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे डायमेंशंस की जरूरत होगी, विदाउट डायमेंशन हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो डायमेंशंस जो आपकी होंगी वो आप कहां से ले लोगे, ड्राइंग से ले लोगे, क्लियर। तो द डायमेंशन ऑफ ईच आइटम आर टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम ड्राइंग, क्लियर। और जो आपकी क्वांटिटीज है किसकी, जो आइटम ऑफ वर्क आपके हैं उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर। कैलकुलेट हो जाएगी क्वांटिटी तो उसका एब्स्ट्रैक्टिंग कर दोगे। एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को आप फाइंड आउट करोगे, क्लियर। क्या करोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट को आप फाइंड आउट करोगे, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डायमेंशंस वगैरह अपन कहां से लेंगे, भाई ड्राइंग से ले लेंगे, और क्वांटिटी को हम यहां पे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, क्लियर। अब जो हमारा डिटेल एस्टिमेट होता है इसको दो स्टेज में प्रिपेयर किया जाता है। किसमें किया जाता है, दो स्टेज में प्रिपेयर किया जाता है। पहली जो हमारी स्टेज होती है वो है डिटेल ऑफ मेजरमेंट,
पहली स्टेज हमारी क्या होती है, डिटेल ऑफ मेजरमेंट होती है, या फिर इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। क्लियर, मतलब एक हमारे पास मेजरमेंट फॉर्म होता है, उसके अंदर हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट सबसे पहले कर लेते हैं। जब हमारी क्वांटिटीज कैलकुलेट हो जाती हैं तो उससे हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकालते हैं। तो सेकंड स्टेज हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो डिटेल एस्टिमेट को दो स्टेज में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। पहला हो जाएगा डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, इसी को हमने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, और सेकंड हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब पहला स्टेज हमारा डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट है, मतलब मेजरमेंट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो मेजरमेंट फॉर्म आपका होता कैसा है, यहां पे मैंने बना के रखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में आपका ये होता है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम आपको उसमें मिलेगा आइटम नंबर का मिलेगा, दूसरा कॉलम जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी यहाँ पे आप आइटम ऑफ वर्क ले रहे होगे तो उसका आपका क्या आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। क्लियर, कितने नंबर आप वो बना रहे हो, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, लेंथ विड्थ हाइट और नंबर आप मल्टीप्लाई करके उसकी क्या निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो। मतलब डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म जो आपका है या फिर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज है, तो इस फॉर्म के अंदर हमें मेनली क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटीज को हमें कैलकुलेट कर लेना है। जब हमारे पास क्वांटिटीज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट की हम बात करेंगे। क्लियर, मतलब मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है। तो अब एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में पहला कॉलम आइटम नंबर का होगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्शन का होगा। क्लियर, उस आइटम ऑफ वर्क का डिस्क्रिप्शन आपका होगा। क्लियर, कितनी क्वांटिटी आई है, तो ये क्वांटिटी आपको डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म से मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटीज को मेजर कर चुके हो। क्लियर, जो भी आप यहाँ पे आइटम ऑफ वर्क लिख रहे हो, किस यूनिट में आपने उसको मेजरमेंट लिया है, किस यूनिट में उसका मेजरमेंट आप कर रहे हो, तो उसकी यूनिट आपको लिख देना है। नेक्स्ट, उस आइटम ऑफ वर्क का रेट क्या है। क्लियर, उस आइटम ऑफ वर्क का रेट क्या है, तो ये रेट मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कहां से मिलेगा, एसओआर से मिलेगा, शेड्यूल ऑफ रेट। क्लियर, जो आपका एसओआर होता है वहां से आपको रेट मिल जाएगा, और जैसे ही आप क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, ऐसा आपने टोटल कर लिया तो एक आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां पे निकल के आएगी, क्लियर, जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आएगी वो भी फाइनल नहीं हुई है। क्लियर, फाइनल कैसे होगी कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका, उसका 3% आपको कैलकुलेट करना है, और ये 3% जो हमने कैलकुलेट किया है वो किसके लिए कैलकुलेट किया है, कॉन्टीजेंसीज के लिए कैलकुलेट किया है। किसके लिए किया है, कॉन्टीजेंसीज के लिए हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो उसी एस्टिमेटेड कॉस्ट का अगेन हम 2% कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, 2% कैलकुलेट करेंगे, और 2% कितना अमाउंट आपका आ रहा है वो हमने यहाँ पे किसके लिए बोला है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला है। क्लियर, किसके लिए बोला है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला है। ये कॉन्टीजेंसीज एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट अभी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3% आपको कॉन्टीजेंसीज के लिए, 2% आपको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट का फाइंड आउट करना है। क्लियर, और क्या कर देना है, जो यहां से अमाउंट आपका निकला था उसमें ग्रैंड टोटल कर देना है, इनका एडिशन कर देना है। तो जो आपका ग्रैंड टोटल यहां पे निकल के आएगा, दैट इज द एस्टिमेट ऑफ मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क आपकी यहां पे निकल के आ जाएगी। क्लियर, तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी यहां पे निकल के आ गई है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे याद रखना कि जो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, ये प्रिपेयर जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, वर्क वाइज प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। तो अभी हमने क्या किया कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला हमारा फॉर्म था, इससे हमने क्या किया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकाल लिया है, जो हमारा वर्क था उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने निकाल लिया। क्लियर, अब जो डिटेल्ड एस्टिमेट आपका होता है, इसके साथ और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ये तो सिर्फ हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की है, इसके साथ साथ और क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी, तो उसको देखना कि जो भी आपके वर्क की डिटेल्स होगी वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना रहेगा। क्लियर, साथ ही साथ जनरल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड होते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपके क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपका क्या होगा, ड्राइंग भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, ड्राइंग भी आपको अटैच करके देना होगा उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ। क्लियर, अब ड्राइंग में जैसे कि प्लान हो गया आपका, एलिवेशन हो गया आपका, सेक्शनल एलिवेशन आपका हो गया है। क्लियर, डिटेल्ड ड्राइंग हो गई है आपकी, साइट प्लान आपका हो गया है, लेआउट प्लान आपका हो गया है, इंडेक्स प्लान आपका हो गया है। तो ड्राइंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना है, देना रहेंगी। क्लियर, नेक्स्ट कैलकुलेशंस एंड डिजाइन भी आपको इसके साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, बीम की डिजाइन हुआ, कैलकुलेशंस हुई, स्लैब हुआ आपका,
लिंटेल हुआ आपका। अगर किसी इरिगेशन चैनल की मैं बात कर रहा हूं तो इरिगेशन चैनल्स की डिजाइन अपने को देना होगी। डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल क्रस्ट, अगर मैं एक रोड की बात कर रहा हूं तो मुझे डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल क्रस्ट ये भी प्रोवाइड करना होगा। तो मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं कैलकुलेशन एंड डिजाइंस भी आपको यहां पे देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है यहां पे एनालिसिस ऑफ रेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एनालिसिस ऑफ रेट अपने को क्यों देना है? तो भाई एनालिसिस ऑफ रेट अपने को इसलिए देना पड़ता है कि अगर रेट जो हमारे हैं, हमने जो यहाँ पे रेट लिए, आप देख रहे हो ये आपने यहाँ पे रेट लिया है, अगर ये रेट आपके जो हैं एज पर एसओआर नहीं है, क्या नहीं है, एज पर शेड्यूल ऑफ रेट नहीं है, तो आपको रेट का एनालिसिस भी देना पड़ेगा। या फिर कुछ आइटम ऑफ वर्क ऐसे भी आ सकते हैं जो कैसे हैं, नॉन शेड्यूल्ड हैं, वो शेड्यूल्ड नहीं है। अब शेड्यूल्ड नहीं होगा तो उसका रेट अलग से आएगा। भाई रेट अलग से आया तो कैसे लिया आपने, तो उसके लिए अपने को ये एनालिसिस ऑफ रेट भी यहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गई आपकी काम की बात कि डिटेल एस्टीमेट के साथ साथ और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर? ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखना कि भाई ये जो डिटेल्ड एस्टीमेट है हमारा, ये हम प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं? तो डिटेल एस्टीमेट अपन प्रिपेयर करते हैं टेक्निकल सैंक्शन के लिए। किसके लिए? टेक्निकल सैंक्शन के लिए। अब ये टेक्निकल सैंक्शन किसके लिए होता है? ये होता है टेक्निकल सैंक्शन हमारे कंपिटेंट अथॉरिटी, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए टेक्निकल सेक्शन के लिए हमें डिटेल्ड एस्टीमेट प्रोवाइड कराते हैं। और ये डिटेल एस्टीमेट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि देखो भाई एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की हम बात करेंगे तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वगैरह निकालना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी फर्म के साथ, वो इस वर्क का क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। क्लियर? तो वही मैंने बोला है कि डिटेल एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द अरेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करने के लिए हम इस डिटेल एस्टीमेट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई देखो क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा है, क्लियर, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो रेट वाला कॉलम हमारा है, क्लियर, ये रेट वाला कॉलम है, ये पहले कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, रेट वाला कॉलम, क्लियर, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, रेट वाला कॉलम, और ये अमाउंट वाला कॉलम, ये अपन ने कैसे छोड़ दिए हैं, ये अपन ने छोड़ दिए हैं ब्लैंक। कैसा छोड़ा गया है? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो रेट और अमाउंट वाला कॉलम है वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। और ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसको कौन फिल करेगा? फिल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? किसके द्वारा फिल होगा? ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा फिल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप अरेंज कर रहे हो। तो जब रेट वाला जो कॉलम है और अमाउंट वाला जो हमारा कॉलम है, ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जब क्या किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में रेट और अमाउंट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा फिल किया जाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना ये? चलो, तो ये हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट था जिसको हम आइटम रेट ऑफ एस्टिमेट बोलते हैं। क्लियर? ये हमने समझ लिया है। हम नेक्स्ट आते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट पर। तो नेक्स्ट हमारा है रिवाइज्ड एस्टिमेट। आपको बता दूं कि जो हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है ये भी हमारा एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। क्या होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। अब रिवाइज्ड एस्टीमेट की अपने को जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर? तो कुछ रीजन से, जिन वजह से मुझे रिवाइज्ड एस्टीमेट को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? आइए तो उन रीजंस को जानते हैं। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला है कि जो हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है वो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। क्लियर? और फिर मैंने लिखा कि रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? ये रीजंस लिखे हुए जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये रीजंस लिखे हुए, इनमें से कोई एक रीजंस भी आपको मिल जाता है तो अपने को क्या करना पड़ता है? रिवाइज्ड एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला रीजन है वो यहां पे याद रखना कि ये जो पहला और दूसरा रीजन है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर? तो रिवाइज्ड एस्टीमेट सबसे पहली कंडीशन है कि क्यों रिक्वायर्ड है? व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टीमेट, क्लियर, जो आपने अभी डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया था टेक्निकल सैंक्शन के लिए, क्लियर, तो वहां से आपका क्या हो चुका है? एस्टीमेट सैंक्शन हो चुका है। तो उसको इन्होंने क्या बोला है कि ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टीमेट। क्लियर? तो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट जो आपका है वो एक्सीडेड हो जाए और लाइकली टू एक्सीड, क्लियर, और लाइकली टू एक्सीड, क्लियर,
इसकी बात कर रहा हूं, लाइकली टू एक्सीड बाय कितना, बाय मोर देन 5%। अगर ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीडेड और लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 5%, अगर 5% एक्सीड कर जाता है तो क्या होगा, आपको रिवाइज एस्टिमेट की क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी। अगला देखो, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, अब अपन किसकी बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं कि भाई जो काम हम कर रहे हैं उसके खर्चे की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय मोर देन 10%, मतलब भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के द्वारा जो अमाउंट आपको सैंक्शन किया गया था उससे आपका एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क कितना ज्यादा हो जाए, 10% हो जाए। कितना ज्यादा हो जाए, मोर देन 10% आपका हो जाए तो क्या होगा, तो आपको रिवाइज एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब रिवाइज एस्टिमेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन, अच्छा मटेरियल के डेविएशन की बात करें। अब देखो मटेरियल का डेविएशन ऐसे समझो कि जैसे 2021 की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल सीमेंट आपका है, सीमेंट का कोई प्राइस आ रहा है, क्लियर। एक बैग जो आपका 50 केजी का आता है उसका कोई एक अमाउंट है, क्लियर। अब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 3 साल बाद उस मटेरियल में, मटेरियल की कॉस्ट में क्या आ गया, डेविएशन आ गया, भाई अब ज्यादा महंगा मिल रहा है, उस टाइम पे ज्यादा महंगा मिल रहा है, क्लियर। तो दैट इज द मटेरियल डेविएशन, क्लियर। तो व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल, क्लियर। ओरिजिनल प्रपोजल की बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल प्रपोजल में जो मटेरियल बोला गया है, ओरिजिनल प्रपोजल में जो मटेरियल बोला गया है, और आपने एट द टाइम जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे आपने क्या कर दिया, मटेरियल को चेंज कर दिया। जब आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे मटेरियल को चेंज कर दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है यहाँ पे, भाई मटेरियल को चेंज कर दिया, अब मटेरियल जो है वो सेम प्राइस का है, सेम अमाउंट का है, क्या है, सेम अमाउंट का है, लेकिन फिर भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड करना पड़ेगा। तो देखो डिटेल में देख लेते हैं पॉइंट, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोजल इवन थ्रो द कॉस्ट मे बी मेट फ्रॉम द सैंक्शन अमाउंट, मतलब समझ रहे हो ना, सैंक्शन अमाउंट के बराबर ही उसकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में मुझे रिवाइज एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 5% की बात कर रहा है ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट में, एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क के लिए 10% की बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जब आप रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन मतलब बेफालतू में ही आपने बस रिवाइज्ड एस्टिमेट कर दिया कि भाई एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क हमारा बढ़ गया है क्योंकि आप सेविंग करना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है। वहां पे आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव एस्टिमेट आपको स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक अटैच करना पड़ेगा, क्लियर, जिसमें आप कंपेयर करोगे कि भाई इन चीजों पर हमने इस एस्टिमेट को रिवाइज किया है। देखो ये रेड कलर से जो पॉइंट लिखा हुआ है आपका नोट पॉइंट है, क्लियर, इंपोर्टेंट पॉइंट भी है कि द रिवाइज एस्टिमेट शुड बी अकम्पनाइड बाय द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्लियर। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है, क्या है, ये जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है वेरिएशन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क। क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, क्लियर, कि ईच आइटम ऑफ वर्क में कितना वेरिएशंस आया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर होगा तो उसके साथ अपने को कंपैरेटिव स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा जो मुझे वेरिएशन बताएगा ईच आइटम ऑफ वर्क में, क्लियर। तो ये हमारा रिवाइज एस्टिमेट कहलाता है। आइए अब अपन देखते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो नेक्स्ट टाइप हमारा है एस्टिमेट का सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, क्लियर। अब देखो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को ऐसे समझो कि जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, सभी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा किया होगा, क्लियर। 32 पेज की अपने को कॉपी मिलती है जिसमें अपने को लिखना होता है, क्लियर। अब 32 पेज हमारे अगर फिनिश हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एक कॉपी लेते हैं जिसमें हम एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन कॉपी होती है उसके साथ क्या कर देते हैं, सप्लीमेंट कर देते हैं,
क्लियर, और फिर वो कॉपी को अपन सबमिट कर देते हैं, क्लियर, और वो कॉपी हमारी क्या हो जाती है, चेक हो जाती है। सिमिलरली वैसे ही हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है, क्लियर। अब समझते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को। देखो सबसे पहली चीज तो याद रखना कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो हमारा होता है ये डिटेल्ड एस्टीमेट ही होता है। क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट ही होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्रिपेयर्ड हम इसको कब करते हैं, जब हमें कोई एडिशनल वर्क क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड होता है। ऑलरेडी जब हमारा सैंक्शन एस्टीमेट हो गया है उसमें सारे वर्क की डिटेल आ चुकी है, लेकिन अब मुझे कुछ बाद में वर्क याद आया कि नहीं ये वाला काम भी होना था, लेकिन वो एस्टीमेट तो हमारा क्या हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। तो उस एडिशनल वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, क्लियर। अलग से आप एस्टीमेट बनाओगे उस एडिशनल वर्क को, और ओरिजिनल जो आपका एस्टीमेट है उसके साथ आप क्या कर दोगे, उसको अटैच कर दोगे, क्लियर। तो वही यहां पे बोला है कि प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क और वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क, यही करते हैं। या फिर उन्होंने बोला है कि व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जब आपका काम चल रहा होगा उस टाइम पे अगर आपको कोई डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी या रिक्वायरमेंट पड़ी किसी डेवलपमेंट की, तब भी आप ओरिजिनल वर्क के अंदर आप क्या करना चाहते हो, उस एडिशनल वर्क को सप्लीमेंट करना चाहते हो, तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की अपने को क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। और जो वो एडिशनल वर्क हमारा है उसके लिए आप सेपरेटली क्या करोगे, एक नया फ्रेश एस्टीमेट बनाओगे जिसको आप ओरिजिनल एस्टीमेट के साथ क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट की, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। अब उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट अब क्या क्या चीजें बताएगा द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एस्टीमेट, उसके अंदर ओरिजिनल एस्टीमेट का भी अमाउंट होगा, एंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द सप्लीमेंट्री अमाउंट फॉर विच सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, क्लियर। मतलब जो काम अब आपको कराना है उसके लिए कितना अमाउंट लग रहा है, सप्लीमेंट्री अमाउंट लग रहा है, क्लियर, जिसके लिए आपको सैंक्शन रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज भी आपको अब क्या मिलेगी, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मिलेगी, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की। तो नेक्स्ट हमारा जो एस्टीमेट है वो है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। और सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट अभी इंडिविजुअल हमने समझ लिए हैं, क्लियर, कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है। अब अपन दोनों को कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों प्रिपेयर करना पड़ रहा है अपने को, क्लियर। तो देखना यहाँ पे कि व्हेन अ वर्क इज पार्शली अबेंडोन्ड एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क, जितना काम आपका बचा हुआ है उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लेस देन 95% ऑफ द ओरिजिनल वर्क है। क्या है, 95% ऑफ द ओरिजिनल वर्क है, दैट इज लेस देन 95% ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट, क्लियर। और क्या बोल रहा है वो कि ये जो है आपका कि जो सैंक्शन एस्टीमेट आपका है, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट है, उसमें भी 95% लेस देन है 95% ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट से, क्लियर। और क्या बोला उन्होंने, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन एंड चेंज इन द डिजाइन, मतलब मटेरियल भी डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है, चेंज इन डिजाइन भी आपको देखने को मिल रहा है, विच में कॉज सब्सटेंशियल सेविंग इन द एस्टीमेट, क्लियर। ये क्या बताता है आपको, क्या कारण है आपका, सब्सटेंशियल सेविंग इन द एस्टीमेट का है। देन द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एस्टीमेट इज रिवाइज्ड, जो हमारा ओरिजिनल एस्टीमेट है, क्लियर, जो हमारा क्या है ओरिजिनल एस्टीमेट है उसका जो अमाउंट होगा उसको अपन क्या कर देंगे, रिवाइज्ड कर देंगे, क्लियर। को अपन नहीं करेंगे, मतलब कौन करेगा, अथॉरिटी करेगी, क्लियर। अथॉरिटी ये चीज देख रही है कि भाई जो हमारा रिमेनिंग वर्क है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो रिमेनिंग वर्क की है वो लेस देन आ रही है 95% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। क्या आ रही है, 95% ऑफ द ओरिजिनल वर्क आ रही है, मटेरियल डेविएशन भी मिल रहा है, चेंज इन द डिजाइन्स भी हो रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके क्या हो रहे हैं, कॉज हैं आपके सब्सटेंशियल सेविंग इन द एस्टीमेट, क्लियर। तो जो अमाउंट है आपका ओरिजिनल एस्टीमेट का ये अथॉरिटी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, रिवाइज्ड कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं, क्लियर। क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर। ये फ्रेश टेक्निकल सैंक्शन भी आपका हो सकता है, मतलब एक फ्रेश भी हो सकता है आपका, या फिर उसी में करेक्शन, उसी में रिवाइज्ड चीजें कर सकते हैं, क्लियर। मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगा के आप उसमें ही ये चीजों को चेंज कर सकते हो। अब लास्ट हमारा जो एस्टीमेट है उसको डिस्कस करते हैं।
तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है एस्टीमेट का वो है एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट। क्लियर, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोला था, एनुअल रिपेयर की अगर मैं बात करूं तो इसको एआर बोला जाता है, और एनुअल मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको एएम बोला जाता है। क्लियर, तो एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट हमारा होता है। इस एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट की मैं बात करूं तो इसको क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस जो हमारा एस्टीमेट होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट, ये हमारा क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। क्लियर, सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि एक आपने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया। अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड आपने बना दिया, दूसरी चीज में बात करूं एक बिल्डिंग की तो आपने एक बिल्डिंग बना दी। भाई अब उस बिल्डिंग को या रोड को प्रॉपर कंडीशन में रखना है, आपको सेफ कंडीशन में रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है, तो उसका एनुअली मेंटेनेंस भी जरूरी है। क्या जरूरी है, एनुअल मेंटेनेंस आपका जरूरी है। तो देखो यहां पे लिखा है मैंने कि प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन, तो मुझे एआर और एएम एस्टीमेट की क्या लगती है, जरूरत लगती है। अब एआर और एएम जो हमारा एस्टीमेट होता है, क्या होता है, एआर और एएम हमारा जो एस्टीमेट होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो कॉस्ट निकल के आता है तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। जो हमारी टोटल कैपिटल कॉस्ट है उसका हम 2.5% तक, कितना, 2.5% तक की जो हमारी कॉस्ट निकलेगी उसमें हम क्या करेंगे, एनुअली रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। क्लियर, उसमें हम एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे टाइप ऑफ द एस्टीमेट थे कि कितने टाइप के हमारे एस्टीमेट होते हैं, सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।